पाकिस्तान ने होम पे 11 टेस्ट मैचेस के बाद फाइनली टेस्ट मैच जीत लिया और इंग्लैंड को हरा दिया। वंस अ लेजेंड सेड कि भाई टर्निंग पिच बनाओ, रफ पिच बनाओ, ड्राई स्क्वेयर रखो, स्पिनर्स खिलाओ, नहीं जीत के जा सकती इंग्लैंड की टीम। और उस लेजेंड का नाम है आकिब जवेद। देखें, आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। मैं तकरीबन 20 साल से क्रिकेट देख रहा हूं, 20 साल से ऊपर हो गया, मुझे 20 साल तो हो गए होंगे क्रिकेट देखते हुए। और पिछले 5-6 साल में आपको पता है कि पिछले 10 साल आप कर लें, स्पेशली 5 सालों के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर अब बातें करने, पहले नींद नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं पिछले 5-7 साल की बात कर रहा हूं। और मैंने पहली दफा ये चीज देखी है कि किसी ने कुछ दिन पहले या फिर उस पोजीशन में आने से पहले, सिलेक्टर बनने से पहले कुछ चीज अपना ओपिनियन दिया हो टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कुछ भी फिलोसफिकल बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन पहली दफा मैंने देखा है इतने ग्रेट प्लेयर्स गुजरे हैं, लेकिन किसी बंदे ने ओपिनियन दिया हो और जैसे ही वो कुछ वीक्स के बाद सिलेक्शन कमेटी के अंदर आया और उनको पावर मिली और उन्होंने वो एग्जैक्ट इंप्लीमेंट कराया। मैंने वो पिछली वीडियो में बताया था कि आकिब जवेद ने कहा था कि भाई स्पिनर्स खिलाओ, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाओ, इनकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाओ और उनकी वीकनेस के ऊपर जाओ। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो इंग्लैंड की, वो स्पिनर्स अच्छे नहीं खेलते और वो उन्होंने करवाया। बड़ी कॉल्स ली उन्होंने, उन्होंने अबरार को बाहर किया, उन्होंने नुमान अली को, जाहिद महमूद को, साजिद खान को इन किया, उन्होंने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया। ईगो निकाली टीम में से सबसे पहले, इधर जा भाई, रेस्ट कर जाके, या फिर तू ड्रॉप है, अपना दिमाग ठीक करो तो वापस आओ। आप इमेजिन करें, बाबर आजम को निकालना बहुत टफ डिसीजन था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कि उनकी फ्रेंचाइज के कैप्टन है भाई, उनको भी निकाला, उनको भी बिठाया उन्होंने, ठीक है। और मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर कि एक बंदे ने अपना दिमाग लड़ाया और कहा कि यही पिच यूज होगी जो पहले टेस्ट मैच में हुई थी, ठीक है। और आपके रिजल्ट आपके सामने है। जो उसने देखे, रिजल्ट नहीं भी आता उसकी उसके अंदर इतना गुर्दा तो है आकिब जवेद में कि जो बोला वो एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश तो की। वो इंटेग्रिटी तो है उस बंदे के अंदर, और ये चाहिए। ये आपको इतने फॉर्मर क्रिकेटर्स आपने देख लिए, उस बंदे ने ना एक डिसीजन के अंदर एक्सपोज कर दिया। उसने बाबर आजम की पिछली अप्रोच को एक्सपोज कर दिया, उसने रमीज राजा को एक्सपोज कर दिया, जितने भी चेयरमैन आए थे उनको एक्सपोज कर दिया। उस बंदे ने जितनी भी सिलेक्शन कमेटीज आई थी उनको एक्सपोज कर दिया। जो कैप्टन बैठे हुए हैं, शान मसूद, प्लीज शान मसूद को इसमें से डिस्कार्ड ना करे। शान मसूद, जेसन गिलेस्पी, अजहर महमूद, जो कि हर मतलब पिछले 10 साल के अंदर अजहर महमूद टीम के साथ ही हैं। इन लोगों को पिच रीड करनी नहीं आई, उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। सबको एक बंदे ने एक दिन के अंदर एक डिसीजन के साथ एक्सपोज कर दिया और उसने बता दिया कि कैसे होम का एडवांटेज, होम के ऊपर एडवांटेज लिया जाता है, कैसे बांग्लादेश रहती है। इंडिया की कितनी बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास, 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अभी थोड़ी सी सीमिंग ट्रैक है, जैसे ही थोड़ी सी और टर्निंग ट्रैक वो बनाएंगे, उन्होंने 4 अक्षर पटेल को भी उतार देना है। तो एक्सपोज कर दिया है आकिब जवेद ने। आप मानने, आपको गुस्सा चढ़े कि वो लाहौर कलंदर के हैं, वो जो लोकल राइवलरी चलती है, आपको गुस्सा चढ़े, जो मर्जी हो, लेकिन उस बंदे ने एक्सपोज कर दिया है इंक्लूडिंग एवरीवन कि भाई तुम क्या कर रहे हो। आपको पता है मिसबा उल हक के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म आता था, लेकिन मिसबा उल हक स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते थे। यूएई के अंदर स्पिनर से 150 जो है वो डिफेंड करवा देते थे टेस्ट मैच के अंदर। तो उनको पता था और मेज पकड़ी उन्होंने, मिसबा उल हक ने। उनको क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार होम के ऊपर फास्ट बॉलर हमारे ग्रो नहीं हो रहे, ये वो, लेकिन उस बंदे को, उसकी क्लैरिटी थी उस बंदे के ज़हन में। तो भाई आकिब जवेद को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत ह्यूज कॉल है ये। मतलब आप समझ लें कि कितने कितने प्लेयर्स आगे चले गए पिछले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और किसी के अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं था कि वो ये डिसीजन करवा सके, ये कर सके। तो हैट्स ऑफ टू आकिब जवेद। अब आ जाते हैं, ये तो हमने अप्रोच के ऊपर बात कर ली। अब हम आ जाते हैं कि यार बाबर आजम, लोग ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो नए नए बने ना 2-3 साल हुए, इनको ना, वेरी सॉरी टू से, आपको ना पीआर है अगर बाबर आजम की और शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि मैं बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यू आर नॉट एनी बेटर, ठीक है। बाबर आजम नहीं खेले तो पाकिस्तान देखा टेस्ट मैच जीत गया।
हाँ, बाबर आजम नहीं खेले, उनकी जगह कामरान गुलाम आए। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम, कामरान गुलाम आए, उन्होंने बहुत अच्छी और मुश्किल 100 मारी और सेकंड इनिंग्स में भी 25-26 किया, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन पाकिस्तान जीती इसलिए नहीं है कि बाबर आजम बाहर हो गए हैं। यार अकल को हाथ फेरो। पाकिस्तान इसलिए जीती है क्योंकि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेल रही थी। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी कि ऑपोजिशन की वीकनेस क्या है। होम के ऊपर सीमिंग ट्रैक, पाटे विकेटें, कैसे जीतना है। 20 विकेटें नहीं ले पा रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर, जो पक्के बॉलर ना, उनको नहीं खिला रही थी। इस वजह से पाकिस्तान की टीम हार रही थी। बाबर आजम को ड्रॉप करना और कामरा, वो स्मॉल फैक्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज कि क्यों पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीती। पाकिस्तान टेस्ट मैच, दूसरी पहली चीज कि आपने वो बॉलर्स खिलाए जिनको पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, और 20 विकेटें ली। दोनों स्पिनर्स नहीं आपकी 20 विकेटें ले ली। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक 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 वॉर चल रही थी कैप्टनसी से लेके, वो मैं बात करता हूं। बाबर आजम कैप्टनसी के पीछे भाग रहे थे, शाहिन शाह, जो दो ईगोज थी ना, उनको आपने टीम से निकाला, ठीक है, कि भाई नोबडी इज बिगर देन पाकिस्तान। वो वाला एक सेकंड फैक्टर था। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि 20 विकेटें ली आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हुए। देखें, बाबर आजम के अगेंस्ट अभी बहुत से लोग हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड ये चल रहा है। बाबर आजम ने अपने आप को खराब किया। मैं तकरीबन 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से ये बात बोल रहा हूं कि आप बाबर आजम को नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप करें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी कैप्टनसी के पीछे, और वो अपनी परफॉर्मेंस, उनका दिमाग कैप्टनसी के पीछे लगा हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया, ये कर दिया मेरे साथ, वो कर दिया, ज्यादती कर दी। 130 के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं। उनका भी दिमाग खराब हुआ है। बाबर आजम का भी कैप्टनसी के पीछे, आकिब जावेद ने भी ये बात बोली थी कि भाई वो, उसने ईगो का मसला बना लिया। और ये बात मैं आपको कब से, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से बोल रहा हूं कि बाबर आजम ने कैप्टनसी को ईगो का मसला बना लिया। बाबर आजम की बैटिंग का कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था। बाबर आजम 2023 के शुरू तक बहुत, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, बहुत बेहतरीन वो रन स्कोर कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। अगर मैं बात करूं, देखिए T20 क्रिकेट में तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है ना, स्ट्राइक रेट पे, जो रिजवान पे भी आता है, लेकिन वो वाला फैक्टर वनडे क्रिकेट के अंदर और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं है। वो रन कर रहे थे, तो उन्होंने ईगो का मसला बना लिया कि जब आप देखें, आपको पूरे 4 साल मिल गए थे। बाबर आजम ने कहां से अपने आप को बर्बाद करना शुरू किया, जब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उनको खुद डिसीजन लेना था कि मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूं। उन्होंने नहीं लिया, कैप्टनसी के पीछे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। भाई अगर आप जीत रहे हो ना, तो 4 साल बाद आप कंटिन्यू करते हैं, वरना आपको रिजाइन खुद करना होता है। तो बाबर आजम का सबसे बड़ा मसला यह था कि उन्होंने ईगो का मसला बना लिया था। अब वो बाहर गए हैं, और अगर वापस आएंगे और अपने दिमाग से ये चीज निकालेंगे, तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी ये समझना चाहिए कि बाबर आजम ने वापस आना है, या मेरे से लिख लें, लिखवा लें। अब वो वापस जब आएंगे तो किस माइंडसेट के साथ आते हैं, और फिर उनकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है ना बाबर आजम ने वापस नहीं आना, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, ये तो आकिब जावेद ने ड्रॉप किया है। जो लोग क्रेडिट दे रहे हैं, भाई कोई स्ट्रेटेजी डिफरेंट नहीं है। आपको लग रहा है कि स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, ये आकिब जावेद ने स्ट्रेटेजी डिफरेंट किया है। वरना शान मसूद वही अबरार को खिला रहे थे, वही बैटिंग लाइनअप खिला रहे थे, वही शाहीन शाह अफरीदी अनफिट, नसीम शाह अनफिट, ये सारे प्लेयर्स को खिला रहे थे, ठीक है। वो तो आप पोस्ट मैच जो है वो आप देखें जाके, उनकी पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद उनमें वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को वो ड्रॉप नहीं करेंगे। ये ना जेसन गिलेस्पी, ना अजहर महमूद, ना शान मसूद, ये तो भाई पिच के ऊपर भी रिजवान, मतलब इंग्लैंड कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि रिजवान कैप्टनसी कर रहे हैं पिच के ऊपर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शान मसूद, शान मसूद की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो खुद इधर इधर आउट ऑफ सॉर्ट्स घूम रहा फिर रहा है कि भाई मेरी तो खुद परफॉर्मेंस नहीं, उसकी शक्ल देखे 12 बजे में उसकी शक्ल के ऊपर। तो ये आकिब जावेद ने किया, ये समझे मेरी बात को, ठीक है। तो ये बाबर आजम का मसला था। शाहीन शाह अफरीदी का मसला ये था कि उनको वो कैप्टनसी, वो तो फिट ही नहीं थे, वो कैप्टनसी कभी डिजर्व ही नहीं करते थे, उनको ऐसी दे दी और उसके बाद उन्होंने अपना ईगो का मसला बना लिया। तो इन दो प्लेयर्स को ये समझने की जरूरत है कि भाई अगर जब तक आप अपनी ईगो को साइड पे नहीं ना करेंगे और आप करेक्ट माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे, तो आपकी टीम में कोई जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान फैंस को समझने की जरूरत है टेक्निकली कि भाई पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता क्यों है। यार मैं ना हमेशा ये बात कहता हूं, मैं शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम की ना सबसे बड़ी पता क्या गलती थी। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में जो थोड़ी बहुत उनको सक्सेस मिली ना, सेमीफाइनल, फाइनल, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने प्लेयर्स, हारिस रऊफ और ये शाहीन शाह अफरीदी, इनको वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, फिर शादाब को टेस्ट क्रिकेट,
फिर इसी तरह अबरार को टेस्ट क्रिकेट, मतलब जो जो प्लेयर पक्के नहीं ना थे, पक्के प्लेयर नहीं बने थे, उनको खिलानी शुरू कर दी और वहां से उनका डाउनफॉल, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। बाबर की कैप्टनसी के ऊपर प्रेशर आया। बाबर तो कैप्टन कभी भी नहीं अच्छे थे, शान मसूद भी नहीं अच्छे। ये आपकी गलत फहमी है कि शान मसूद बहुत अच्छे कैप्टन है। बाबर आजम कभी अच्छे कैप्टन नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने पक्के बॉलर्स को नहीं खिलाया। शाहिन शाह अफरीदी आप जाके देख ले, मैं तकरीबन 2 साल से बोल रहा हूं, एक तो वो फिट नहीं है और वो 6 बॉलें एक जगह नहीं फेंकता। हारिस रऊफ का भी ये मसला है। आप मैं आपको फर्क क्यों नहीं है, हारिस रऊफ भी सेलेक्ट होने वाले थे शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। हारिस रऊफ ने खुद मना किया था। बाबर आजम ने भी हारिस रऊफ को एक टेस्ट मैच खिलाया था अपनी कैप्टनसी में। आप फर्क देख रहे हैं साजिद महमूद और नुमान अली में और इब्रार में, क्या फर्क है भाई? साजिद खान और जो नुमान अली हैं वो 6 बॉलें एक ही जगह पे फेंक के सीधी भी रख लेते हैं, स्पिन भी कर देते हैं, वहीं से एयर भी दे देते हैं, वहीं से जो है वो तेज बॉल भी कर देते हैं। कंट्रोल है। क्यों? सारी जिंदगी बॉलिंग की है, ठीक है। जब आप 4 डे क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, जब आप वनडे से आते हैं या T20 क्रिकेट से आते हैं, आपको 6 बॉलें एक जगह फेंकने की आदत ही नहीं होती। तो आदत ही नहीं है भाई इन प्लेयर्स को, शाहिन शाह अफरीदी को, इब्रार अहमद को। ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया सवाई आकिब जावेद के। किसी का क्रेडिट नहीं है। मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। खुशी हुई है यार कि कामरान गुलाम, साजिद खान, भाई साजिद खान ने ना 16 विकेटें ली थी जब 2-0 हराया था हमने बांग्लादेश को, बांग्लादेश में, जो कि आसान नहीं होता। उसके बाद ड्रॉप कर दिया, ठीक है उसको। होपफुली वो दोबारा ड्रॉप ना हो। हमें हमेशा लगता था कि साजिद खान और नुमान अली अच्छे स्पिनर ही नहीं है। ओ भाई वो अच्छे स्पिनर, आपने स्पिनिंग ट्रैक्स ही नहीं बनाई, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स ना बाबर आजम को सूट करती हैं ना शान मसूद को सूट करती हैं। याद रखिएगा, शान मसूद बैकवुड का अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम भी फास्ट बॉलिंग का अच्छा प्लेयर है, ठीक है। ये जानबूझ के नहीं विकेटें बना रहे थे स्पिनिंग ट्रैक्स, क्योंकि इनकी अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो नेगेटिव माइंडसेट है पूरी। मतलब यार अब इमेजिन करो, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि एक बंदे ने एक डिसीजन लिया और पूरे माइंडसेट को एक्सपोज कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। कि कर क्या रहे हो तुम लोग इतने अरसे से, क्या कर रहे हो? हारना जीतना अलग बात है, पहले अपनी स्ट्रेंथ पे तो खेलो। हार जाना उसके बाद भी, लेकिन कम से कम अपनी स्ट्रेंथ पे तो खेल के हारो। तो भाई आई थिंक सबकी कंट्रीब्यूशंस थी यहाँ पे। सैम अयूब ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट इनिंग्स में। कामरान गुलाम थे। लोग रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं, बट भाई रिजवान की बात याद रखें। रिजवान कैप्टनसी के पीछे नहीं भागा अभी तक, ठीक है। वो बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी की टसल चल रही है, वो अपना चुप करके परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उसने सियासत की, कुछ। शान मसूद को कैप्टन बना दिया, उसको किस तरह वो सपोर्ट कर रहा है पिच के ऊपर, जरा जाके देखे आप, ठीक है। तो अब लोग पढ़ रहे हैं रिजवान के पीछे। रिजवान का टेस्ट मैच बहुत अच्छा था, इस पिच के ऊपर 41 और जो उन्होंने 30 बनाया वो बहुत क्रूशियल था। इसी तरह सऊद शकील ने भी जो सेकंड इनिंग्स में पार्टनरशिप लगाई, हालांकि रन नहीं है ज्यादा। ये जो रन है, जो जो सलमान अली आगा के रन है, जो नुमान अली ने जो 22 रन साजिद खान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू व्हाट शान मसूद एंड अब्दुल्ला शफी को जो 150 और 100 बनाया था। ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को समझने की जरूरत है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको टेस्ट मैच जितवाती हैं। आप अपने अपने लिए नहीं पिच बनाते, आप जीतने के लिए पिच बनाते हो। आप अपने आप को बेस्ट चांस देने के लिए पिच बनाते हो। तो भाई ब्रिलियंट फ्रॉम पाकिस्तान। आई होप अब पिंडी में फास्ट बॉलर्स को नॉर्मली फेवर करती है। अब देखते हैं पाकिस्तान की अप्रोच क्या होती है और किसको खिलाता है पाकिस्तान और किसको ड्रॉप करता है। अब्दुल्ला शफीक की जगह तो हरैरो को आना चाहिए भाई। जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बाहर जाना चाहिए, और जिसकी फॉर्म लगी हुई उसको आना चाहिए। या आपने देख लिया साजिद खान, या आपने देख लिया नुमान अली, या आपने स्पेशली देख लिया कामरान गुलाम। टीम को हेल्प होती है, ये आइडेंटिफाई करना कैप्टन का काम है कि किसकी फॉर्म लगी हुई है, किसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। कंटिन्यूटी मींस नथिंग। कंटिन्यूटी तो आप वो देते हैं जब कोई विराट कोहली जैसा प्लेयर इतना परफॉर्म किया और वो फिर बीच में स्ट्रगल कर रहा हो, तो चलो उसको कंटिन्यूटी देते हैं। जो प्लेयर्स भाई अभी अभी आए हैं और वो नहीं परफॉर्म कर रही है, अगर आप उनको कंटिन्यूटी अन्यथा दे ही जाएंगे और जो इनफॉर्म प्लेयर्स उनको नहीं खिलाएंगे, तो आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। तो भाई ब्रिलियंट फ्रॉम पाकिस्तान। और 1-1 हो चुका है, आप देखते हैं इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आप तीसरे टेस्ट मैच में बात करेंगे, और अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।